जबकि बी आर अम्बेडकर द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा कहा है। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है और बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। नेक्स्ट है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो बेरुवारी यूनियन वाद 1960 में। अब उसी से दो और वाद है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय जो बेरुवादी यूनियन वाद दिया उसको पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। और बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है। तो मूल अधिकार डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य में। नेक्स्ट है भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है, तो प्रस्तावना में भी किया गया है और डीपीएसपी दोनों में किया गया है। नेक्स्ट है और लास्ट रिवीजन का, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अब आज का है शासन प्रणाली का पार्ट 2, बहुत सारे क्वेश्चन रह गया था। तो भारतीय संविधान कैसा है, तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके कुछ उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के अनुच्छेद 368 के तहत 2/3 मतलब 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, इसीलिए बोला गया। सेकंड है कि निम्न में कौन एक भारत का संघीय लक्षण नहीं है, तो कुछ एक एकहरी नागरिकता है उनमें से एक, और उस एग्जाम्पल और है जैसे एकात्मक लक्षण में कौन कौन से एकहरी नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति, संवैधानिक संकट, ये सारे जो है एकात्मक लक्षण है भारत के संविधान के। और संघीय लक्षण भी हैं कुछ, तो संघीय लक्षण में कौन कौन है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, ये संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान या लिखित संविधान जिसको हम कहें वो संघीय है। स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, तो ये सारे संघीय लक्षण है। नेक्स्ट है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया, ये महात्मा गांधी भी कहे थे और जयप्रकाश नारायण दोनों ने कहा था कि दल विहीन प्रजातंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान बृहद होने के कारण है, तो 2-3 कारण है इसके बृहद होने का। इसके अनेक संविधानों के अनुरूप अनुभव समाहित है, मतलब बहुत सारे संविधानों से लिया गया। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है और यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति में यह संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद किसने कहा, तो जी ऑस्टिन ने। और इसी से एक और है स्टेटमेंट में ही कि किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, तो केसी वेयर। किसका कथन है, नेक्स्ट है किसका कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये एकीकृत और संघात्मक दोनों ही हैं। नेक्स्ट है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, ये आईएएस में पूछा गया है 2020 में कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है तो सीमित सरकार। तो सीमित सरकार कैसे है, तो इसका तात्पर्य है कि जैसे कि सरकार एवं इसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा ये संविधान के निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है और इसी सीमा के रूप में मौलिक होती है और सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। इस वजह से इसे सीमित सरकार कहा गया है, लोकप्रिय भी नहीं कहा गया सीमित सरकार।
नेक्स्ट है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? तो कुछ है जैसे कि राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, तो इसको हम नहीं कहेंगे। नियंत्रण का अभाव, इसे भी नहीं कहेंगे। इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अधिकार, इसे हम कभी नहीं कर सकते। स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम स्वयं को पूर्णतः और विकसित करने का अवसर, ये स्वतंत्रता का सबसे उपयुक्त व्याख्या है। नेक्स्ट एंड लास्ट, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। समानता के एक समान अर्थ यह भी होता है कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता है, तभी हम कहेंगे कि समानता है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू कीजिए। लोदी, और इसमें 3 महत्वपूर्ण शासक होते हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। जो ये लोदी थे, ये अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले के साउखेल शाखा से संबंधित थे। क्वेश्चन है, किसका कथन है रोह अफगानी टिड्डियों के दल की तरह भारत पर टूट पड़े? ये कथन है अब्बास खां शेरवानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना किसने की? आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी करता है और इसको राजधानी के रूप में बनाता है। और सिकंदर लोदी बेरोजगार एवं गरीबों को मासिक भत्ता देता था। सिकंदर लोदी ने कृषि में सुधार हेतु गजे सिकंदरी नामक पैमाना विकसित किया, जो आगे चलकर शेरशाह की भू राजस्व नीति का आधार बना। इसमें एक और पॉइंट है, ये ना जो सिकंदर लोदी था, ये औरंगजेब का पूर्वगामी शासक माना जाता है। और सिकंदर लोदी ने मुहर्रम में ताजिया निकालना बंद करवा दिया। महिलाओं को पीरों के मजारों पर जाने से रोक लगा दी। इसने यमुना में हिंदुओं के स्नान करने पर रोक लगा दी तथा मुंडन वहां नहीं करवाने की मनाही कर दी गई। और इसने ब्राह्मणों पर पुनः जजिया कर लेना प्रारंभ किया ब्राह्मणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी थी? ये सिकंदर लोदी है और सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खां था और यह संगीत से संबंधित लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की। इसका जो सिकंदर लोदी है, इसका एक वजीर था मियां भुआ द्वारा औषधि ग्रंथ तिब्बत ए सिकंदरी की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर कसाईयों को मांस तौलने हेतु बांट दिया? तो ये सिकंदर लोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान की मृत्यु गले की बीमारी से हुई? तो सिकंदर लोदी। और कुछ दिल्ली सल्तनत के शासक हैं जिनकी मृत्यु, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु घोड़े से गिरकर, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के महल के गिर जाने से होती है, और नसीरुद्दीन महमूद शाह है जो अत्यधिक शराब पीने से मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटोली का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो घटोली का युद्ध 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा विजयी होता है। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी के कमजोरियों का फायदा उठाकर बिहार के किस सूबेदार ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो ये दरिया खां नुहानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहता था और बहलोल लोदी अपने सरदारों के खड़े रहने पर खड़ा रहता था। और उसके टाइम में ना ये बहलोल लोदी जौनपुर को पुनः, इसका सबसे बड़ी एक सफलता पूछता है एग्जाम में, तो सबसे बड़ी सफलता थी जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत में मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानों की शासन व्यवस्था कैसी थी? अफगानों की शासक व्यवस्था कुलीन तंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन किस वंश के युग को मकबरों का युग कहा जाता है? तो ये लोदी युग को बोलते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात लोदी वंश व दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हुआ? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 में, लोदी वर्सेस बाबर, जिसमें बाबर विजयी होता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। ये दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश कंप्लीट हुआ आज। अब नेक्स्ट भी कराए कर रही हूँ जी, बायोलॉजी लेकर आइए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया है जीव विज्ञान से। मेरा नंबर 1 क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट का। और कौन कौन एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन, ये दोनों एंटीबायोटिक है। कौन कार्बोहाइड्रेट है? चावल कार्बोहाइड्रेट है। और निम्न में से कौन सच्चा फल है?
अंगूर, खजूर और आलू बुखारा। लौंग पौधे के निम्न में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पुष्पकली, ये पूछा गया था 66 में। लौंग एक मसाला है, पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली से। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। पादप कली क्या है? पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वह क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा कहलाते हैं। मैंने पीडी भी लाया है, पीडी से भी क्वेश्चन लाया है। अफगानिस्तान पर 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का क्षेत्रीय संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी व तालिबान के हाथ में सत्ता आने के बाद की स्थिति से उत्पन्न चुनौतियां व उनके समाधान पर चर्चा के लिए इस क्षेत्र के देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सम्मेलन 10 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में हुआ है। इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में किया गया है और इसका नामकरण दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद के नाम पर दिया गया है। और इसमें शामिल होने वाले कौन कौन से देश हैं? भारत, रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान व ताजिकिस्तान के एनएसए इस संवाद में भाग लिए, लेकिन चीन और पाकिस्तान इससे दूरी बनाए रखी और इसका उद्देश्य था अफगानिस्तान में अस्थिरता के दौर से पैदा हो रही सुरक्षा चिंताओं के समाधान व इसके दुष्प्रभाव से अपने देश के हितों की सुरक्षा पर विचार इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था। भारत व फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को दोनों देशों की रणनीति वार्ता में सहमति। फ्रांस के साथ भारत की 35वीं वार्षिक रणनीति वार्ता में रक्षा सहयोग में वृद्धि के लिए दोनों देशों में हुई है। इस कहाँ पे हुई है? यह 6 नवंबर 2021 को पेरिस में संपन्न हुआ है और इसके जारीकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और फ्रांसीसी प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व वहां के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार एडमिरल जीन फिलिप रॉलैंड ने किया। मिसाइल परीक्षण के तहत रूस ने अंतरिक्ष में अपना ही एक पुराना उपग्रह नष्ट किया। मिसाइल परीक्षण के तहत रूस ने अंतरिक्ष में स्थित अपना ही एक पुराना निष्क्रिय उपग्रह कॉस्मोस 1408 को 15 नवंबर 2021 को नष्ट कर दिया। कॉस्मोस 1408 उपग्रह का नाम है। अमेरिका व चीन शिखर वार्ता। विश्व के दो महाशक्तिशाली देश अमेरिका व चीन के राष्ट्रपतियों के बीच शिखर वार्ता 15 नवंबर 2021 को वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूस से बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऑनलाइन संपन्न किया और इसकी चर्चा इस वार्ता में उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, तिब्बत, हांगकांग, हिंद महाप्रशांत क्षेत्र की स्थिति के अतिरिक्त कोविड-19 महामारी, वैश्विक ऊर्जा बाजार, व्यापार एवं सैन्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई है। और देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन लखनऊ से गाजीपुर के बीच हुआ है और इसका उद्घाटन 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर से किया गया है और इसकी लागत 22,400 करोड़ की लागत से बने देश के इस सबसे लंबे एक्सप्रेस के जरिए बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ व मऊ अब लखनऊ और गाजीपुर से जुड़ गए हैं। इस एक्सप्रेस के उद्घाटन के लिए मोदी ने वायुसेना के सुपर हरकुलस विमान से ही इस एक्सप्रेस पर लैंडिंग की। वायुसेना के सुखोई 30 व मिराज 2000 जैसे विमान में भी एक्सप्रेस पर लैंडिंग व टेक ऑफ कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। 2015 में यमुना एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ था, 2020 में आगरा एक्सप्रेस, 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेस और 2023 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस और 2024 में गंगा एक्सप्रेस।
नोएडा में देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा में जेवर में बनने वाले नोएडा में इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 नवंबर 2021 को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं अन्य केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में की है और एशिया का सबसे बड़ा व उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। यह जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश का पहला एयरपोर्ट होगा और इस हवाई अड्डे का निर्माण की परियोजना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की गई है और एयरपोर्ट का शिलान्यास करते हुए मोदी जी ने उत्तर भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बताया है। इतना आज प्रायद्वीपीय पठार है। यह विश्व की प्राचीनतम पठार है जो भारत मतलब 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है भारत के। ये आर्किन चट्टाने हैं और प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार है। ये आकृति जो इसका है त्रिभुजाकार का और इसका विस्तार जो है प्रायद्वीपीय पठार का ये उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला और दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ी, दक्षिण में जो इलायची कार्डमम पहाड़ी है तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग की पठार से तक इसका मतलब विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार ये गोंडवाना का हिस्सा था जो अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होता है, जो ये हिमालय से भी प्राचीन है और इसका औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। जो मेघालय का पठार और शिलोंग का पठार प्रायद्वीपीय पठार के जो उत्तर पूर्वी विस्तार है। राजमहल पहाड़ियां और शिलांग पठार के बीच एक भ्रंश पाया जाता है जिसको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का भ्रंश कहा जाता है। गारो गैप या मालदा गैप के नाम से जानते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी क्षेत्र जो है ना उत्तर की ओर ढाल है। उत्तर की तरफ ढाल होने की वजह से जो चंबल, बेतवा और सोन नदियां हैं उनका जो ढाल है ना ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और गंगा यमुना में मिल जाती हैं। इसमें है सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूर्व की ओर हो जाती है। इसी वजह से महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा के भ्रंश घाटी तथा दक्षिण में तापी में है। तापी नदी के मुहाने से लेकर पश्चिम तट के साथ साथ केरल के कार्डमम पहाड़ी तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है तथा पूर्वी घाट के साथ साथ पूर्वी घाट का विस्तार हो गया ना ये। नेक्स्ट इसमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं और नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट को अन्नामलाई पहाड़ी या कार्डमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय जो भारत के पठार हैं उसके अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं पठार उसमें। इसमें अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर में दिल्ली रिज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक 800 किलोमीटर में फैला हुआ है और प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी सिरे पर अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत का सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान में है। ये प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है। अरावली के पश्चिम में थार का मरुस्थल है। दक्षिण राजस्थान में अरावली को जरगा पहाड़ी कहा जाता है और दिल्ली में दिल्ली रिज कहा जाता है इसको अरावली को। तो इसमें अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर और 5650 फीट है। ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यहाँ पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। अरावली पर्वत दुनिया का सबसे प्राचीन वलित मोड़दार पर्वत है। यहाँ से सीसा, तांबा, जस्ता, अभ्रक, संगमरमर, चूना पत्थर पाया जाता है। दूसरा है मालवा का पठार। यह मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना का ये मालवा पठार बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। यह अरावली के दक्षिण में और विंध्यन के उत्तर में स्थित है। इसका ढाल उत्तर की तरफ है। मालवा का पठार शांत ज्वालामुखी के लावा अर्थात बेसाल्ट चट्टान से हुई है। यही कारण है कि मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है क्योंकि ये उस लावा से हुआ है ना इसका निर्माण। चंबल इसमें ना कुछ नदियां जैसे चंबल, बेतवा ये मालवा के पठार से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं।
चंबल, नर्मदा व तापी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। जो ये मालवा का पठार है, ये नदियों के द्वारा कट मतलब जगह जगह कट छट गया है और इसको उसकी वजह से ना इसको बीहड़ भूमि बोलते हैं। मालवा पठार को बीहड़ भूमि। तीसरा है छोटा नागपुर का पठार। इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। इसके अलावा यह दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया और ओडिशा का उत्तरी क्षेत्र भी आते हैं। यहाँ से मुख्यतः दो नदियां दामोदर और स्वर्णरेखा निकलती हैं। दामोदर नदी पठार के बीचों बीच भ्रंश में बहती है। ये पूर्व की ओर बहती है, मतलब बीचों बीच से दामोदर नदी है ना, ये थोड़ा एकदम बीच से बहती है और छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांट देती है। उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार, और ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है दामोदर नदी। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जो इसी में पॉइंट है, हजारीबाग पठार की चोटी जो है वो पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और छोटा नागपुर पठार की ये सबसे ऊंची, मतलब हजारीबाग वाला सबसे ऊंची चोटी है छोटा नागपुर पठार की। यह जैन का प्रसिद्ध तीर्थ, जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट है मेघालय या शिलोंग का पठार, जो उधर पूर्व से मेघालय का जो पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल, गारो गैप या मालदा गैप के द्वारा अलग प्रतीत होता है। इसमें मुख्यतः 5 पठार हैं: गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेगना। जिसमें गारो, खासी, जयंतिया जो 3 है ये मेघालय में है और मिकिर और रेगना ये असम में है। शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी नाकरेक है, जो गारो पहाड़ी के अंतर्गत आता है, और खासी पर्वतीय क्षेत्र का कीप रूपी आकृति होने के कारण यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मानसीराम तथा चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ ये पठार चल रहा है ना, ये क्या है इसका, ये मेघालय का पठार चल रहा है। यहाँ अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ लेटेराइट मिट्टी और सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंची पर्वतीय क्षेत्र है। इस कारण इसे शिलोंग का पठार बोला जाता है। इसमें कुछ जनजातियां हैं, जैसे गारो, खासी और जयंतिया इस पठार में पाए जाते हैं। ये कंप्लीट हुआ। इसका एक और पार्ट है, तो कल किया जाएगा।